जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉलिंग टॉपर्स पे। मैं रोशन सर आप सबको पढ़ाऊंगा भूगोल। और आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल के पहले अध्याय जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ और आज देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहिए और मस्त आपकी जो पहला अध्याय है पूरा का पूरा आपको बढ़िया सा तैयारी कराया जाएगा, इसलिए इस पर बने रहिए, एकदम जम के रहिए। चलिए, तो जिस तरीके से आपको बता रहे थे कि हम लोग पहला अध्याय देखने वाले हैं, पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। यहाँ पे संसाधन के बारे में पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे संसाधन के बारे में। यहाँ पर संसाधन पढ़ेंगे और उसका उपयोग भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या होता है। देखिए, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला हर वो वस्तु, हर वो चीज जो हमारी जरूरत को पूरा कर देता है वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे आप इस मोबाइल पे पढ़ रहे हैं और हम आपको इस मोबाइल के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए मोबाइल क्या हो गया? संसाधन हो गया। इस पैनल पे आपको पढ़ा रहे हैं, इसके मदद से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए संसाधन हो गया। कपड़ा जो हमारे शरीर को ढकने का काम कर रहा है तो ये हमारे लिए संसाधन हो गया। चश्मा जो हमारे देखने के लिए, हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी ज़रूरत में आता है, तो इसीलिए हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। यहाँ तक कि बहुत ही शानदार आपको एग्जाम्पल देते हैं कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के लिए संसाधन है। हाँ जी, जो दूल्हा है वो दुल्हन के लिए संसाधन है और जो दुल्हन है वो दूल्हा के लिए संसाधन है। कैसे? तो देखिए, दूल्हा जो है उसको रोटी, लड़कों को खाना बनाने में बड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, तो अब बताइए, दूल्हा को खाना बनाना वैसे भी बनाएगा सब तो दलीदर खनिया बनाएगा, अच्छा बनाएगा नहीं। ठीक है, जला उला देता है सब। ठीक है, तो देखिए, दूल्हा को रोटी गरम गरम बना के कौन खिलाएगी? दुल्हन बनाएगी। तो उसके लिए दुल्हन क्या हो गई? संसाधन हो गई। दुल्हन को बहुत शानदार मेकअप करना है, टिप टाप करना है। अब यह टिप टाप करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो दूल्हा कमा के देगा। तो बताओ, दुल्हन के लिए दूल्हा क्या हो गया? संसाधन हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये संसाधन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बताइए, संसाधन समझ गए? उसी को अगर लिखना है तो अगर लिखना है आप लोग को तो लिखने के लिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, बढ़िया से हमने डिफिनीशन बना दिया है। आप चाहें तो इसको कॉपी पे उतार सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो बहुत ही शानदार एक आप सादा एक पेज रख लीजिए और एक कलम रख लीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से, और सो के लेट के जैसे भी पढ़ना है बढ़िया से पढ़ो यार। ठीक है, लेकिन पढ़ो। चलिए, तो पहला बात करें कि संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी वस्तु जो हमारे जरूरतों को पूरा करता है इसे समझने के लिए, तो हमारे लिए संसाधन है। लेकिन लिखना है तो इतना से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग, वे सभी वस्तु या पदार्थ जो मानव के आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी हो और जिनका उपयोग तकनीकी सहायता से किया जा सके। तकनीकी, यहाँ पे एक शब्द लिखा है तकनीक। ठीक है ना, तकनीक का मतलब होता है मशीन, यानी मशीन के मदद से, ठीक है ना, सहायता से, मदद से, मशीन के सहायता से किया जाए, वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। बहुत ही शानदार। अब देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको ध्यान पे रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हमने वही चीज, इसी बात को यहाँ पे सरल शब्द में लिखा है, यहाँ पे लिखा भी है सरल शब्द में कि जो चीज हमारे काम आता है वही हमारे लिए क्या है? संसाधन है। वो सेम है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल बनते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कुछ बनता है जिस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, ये वाक्य लिखा है यहाँ पर, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये बात ये बोला गया था। ठीक है ना, ये जो वाक्य यहाँ पे लिखा गया, ये वाक्य एक व्यक्ति ने बोला था जिसका नाम है जिम्मरमैन। ये भाई साहब ने, ठीक है ना, इन्होंने बोला था कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप देखिए ना, और एक चीज और, जब भी इंसान का कोई जरूरत लगता है ना, तो जरूरत ही संसाधन जो है, ठीक है ना, संसाधन बनाने का कार्य करता है। जैसे अभी मान के चलिए हम लोग को, ठीक है, भूख लगा, खाना बनाने के लिए हमें, ठीक है, चूल्हा पे नहीं बनाना है क्योंकि धुआं से, ठीक है, आँख खराब हो जाएगा। ठीक है, महिला लोग का अलगे, ठीक है, चलता है
कि धुआं से खाना हम लोग नहीं बनाएंगे, धुआं से मेकअप खराब हो जाएगा। तब मेकअप खराब हो जाएगा तो उसके लिए एलपीजी गैस चाहिए। तो देखिए गैस का हम लोग आविष्कार कर दिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो संसाधन होता नहीं, बनता है, और जरूरत ही संसाधन को जन्म देता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए एक बहुत ही शानदार वाक्य बोला गया है कि आवश्यकता ही, ठीक है, संसाधन की जननी है, ठीक है, जरूरत की जननी है, इस तरह से बोला गया है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्द पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा कि संसाधन होते नहीं बनते, ये बात किसने बोला था? तो जिम्मरमैन ने बोला था। ये भाई साहब कौन थे? तो जिम्मरमैन जो थे ये बहुत बड़े भूगोलविद थे। क्या थे बाबू? तो भूगोलविद थे। जिम्मरमैन भूगोलविद थे, भूगोलविद। ये भूगोलविद थे। भूगोलविद किसे कहा जाता है? तो भूगोल विषय के बारे में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही गहरा अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम भूगोलविद कहते हैं। तो ये भाई साहब जो थे जिम्मरमैन, इन्होंने भूगोल के बारे में बहुत ही गहरा अध्ययन किया था, बहुत ही अधिक उसके बारे में नॉलेज हासिल किया था, इसीलिए भूगोलविद थे, ठीक है। और इन्होंने ही वो सब उतना नॉलेज इकट्ठा करने के बाद ही शब्द बोला था, और वाकई ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए संसाधन होते नहीं बनते इन्होंने बोला था जिम्मरमैन ने, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप फटाक से जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। उसके बाद अगला हम देखें, संसाधन किसी भी देश का क्या होता है, ठीक है। अगला वाक्य यहाँ पे प्रश्न की तरह आता है कि संसाधन किसी भी देश का क्या होता है। वो प्रश्न आता है कि संसाधन किसी भी देश का क्या है। तो याद रखिएगा, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मेरुदंड होता है। क्या होता है? मेरुदंड होता है, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो संसाधन जो होता है ना, किसी भी देश का मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब रीढ़, ठीक है। जैसे देखिए इतना भारी हम लोग का जो शरीर है वो किस पे टिका है? मेरुदंड पे टिका है। यानी याद रखिएगा, अगर कोई भी देश, सपोज दैट भारत, ये भारत है, ठीक है, भारत है, देखिए ये भारत है, और ये भारत के पास अगर मान के चलिए सारा का सारा संसाधन रहे इसके पास, जैसा अभी भारत में बहुत एक समस्या आई है एलपीजी को लेके। अगर मान के चलिए हमारे यहाँ अगर गैस का भंडार पाया जाता है तो हम लोग किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं? किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहते जी? हैं? किसी दूसरे देश से खरीदते? नहीं खरीदते, ठीक है। और हम लोग अपने, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हैं, तो हम लोग आत्मनिर्भर रहते, ठीक है। दूसरे देश से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और बढ़िया से एकदम हम लोग अपने में संसाधन, अपना संसाधन यहीं से निकालते लोग खुदाई करके और अपने यूज में ला लेते। तो समझ में आ गया ना। तो ये याद रखिएगा, संसाधन किसी भी देश का मेरुदंड होता है, रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ से मार के किसी का अगर जैसे रीढ़, ये जो हम लोग, जिसको हम लोग देहात का लोग इसको कहता है, ठीक है ना, रीढ़ कहता है लोग, रीढ़, ठीक है ना, इसको रीढ़ कहता है लोग। और हम लोग भी तो रीढ़े बोलते हैं यार, कहाँ से, ठीक है ना, अलग कहाँ है, ठीक है। तो रीढ़ का हड्डी मान के चलिए, हम लोग का सारा शरीर का वजन रीढ़ पे टिका है। अगर किसी को एक लाठी हुमच के मार दिया जाए, देखना झगड़ा वगैरह में, अक्सर गांव में झगड़ा होता है तो लाठी फाटा चला देता है सब, ठीक है ना, मारा पीटी को लेगा अपने में। तो कस के रीढ़ का हड्डी पे हुमच के किसी को मार दिया जाए, रीढ़ का हड्डी चट देना टूट जाए, अब वो कहेगा अरे बाप ओ बाप, दरे पे चिल्ला के और गिर जाएगा वहीं पे, ठीक है, और मर भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि याद रखिए, जो हम लोग का रीढ़ का हड्डी होता है ना, उस रीढ़ का हड्डी में दिमाग का झोंझे तार गया रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया। तो देखिए, रीढ़ का हड्डी टूटने से आदमी नहीं मरेगा, लेकिन जो रीढ़ हड्डी के अंदर जो तार गया रहता है, जो नस गया रहता है, वो टूट जाने की वजह से आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो रीढ़ होता है ना, वो बल देता है शरीर को खड़ा रहने में, ठीक है। रीढ़ जो होता है, रीढ़, ये जो रीढ़ होता है ना, याद रखिएगा, जो रीढ़ है वो शरीर को खड़ा रहने में मदद देता है। उसी तरह से संसाधन किसी भी देश को, ठीक है ना, संसाधन जो होता है किसी भी देश को, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ने में, बहुत दूर तक जाने में, विकास के रास्ते पर जाने में, ठीक है ना, ये मदद करता है संसाधन, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि संसाधन जो होता है किसी भी देश का क्या होता है? तो मेरुदंड होता है, रीढ़ होता है। ये मजबूती देता है देश को आगे बढ़ने में। बात समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से हमको हमारा
खड़ा रहने में शक्ति कौन देता है? रीढ़ देता है। उसी तरह से देश को खड़ा रहने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? तो संसाधन। अगर वहां पे प्रचुर मात्रा में कूट कूट के वहां पे संसाधन अगर भरा रहेगा ना, तो देखिएगा वो देश जो है विकास करने में, जैसे चाइना में देखिए आप लोग, चाइना में देखिए वहां पे प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम है, लेकिन वहां पे मानवीय संसाधन इतना कूट कूट के भरा है, यानी वहां का मानव लोग, ठीक है ना, वहां का आदमी लोग इतना संसाधन बना लिया है सब, ठीक है। आप देखिएगा तो हमारे यहाँ अभी टेम्पू चल रहा है, वहां पे टेम्पू जो है ना उड़ता है, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, वो फ्लाई, उसको पता नहीं क्या बोलता है सब, फ्लाई ऐसे ऑटो बोलता है सब, क्या बोलता है सब, फ्लाई ऑटो बोलता है सब, ठीक है ना। वहां पे बैठ कर आराम से उड़ते उड़ते चल जाता है सब। आप देखिए ना अभी चाइना में मशीन के मामले में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है, दुनिया को, पूरे दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। और उसके बाद से जापान देखिए आप लोग, मानव निर्मित संसाधन में कितना आगे है, ठीक है। वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन मानव निर्मित संसाधन इतना ज़्यादा है, और जिस वजह से पूरे देश को, ठीक है ना, पीछे छोड़कर और आगे की तरफ विकसित कर गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन का होना किसी भी देश में बहुत जरूरी होता है। अगर संसाधन रहेगा तो वो देश क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी उसका मेरुदंड जो है एकदम तगड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं बाबू, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। देखिए एक और यहाँ पे लिखा है, संसाधन के सबसे प्रमुख घटक। घटक का मतलब होता है प्रकार, घटक का मतलब क्या होता है? प्रकार। संसाधन के सबसे प्रमुख घटक कौन कौन होते हैं? तो संसाधन के प्रमुख घटक, घटक मतलब हिस्सा कह सकते हैं यार, ठीक है ना, हिस्सा। घटक मतलब क्या होता है? हिस्सा। यानी संसाधन का सबसे प्रमुख हिस्सा कौन कौन है? देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है ना, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, यह संसाधन का सबसे प्रमुख घटक यानी हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा जो भी संसाधन बना है, जैसे तकनीक यहाँ पे लिखा है, तो तकनीक का मतलब मशीन, यानी मानव ने जो मशीन बनाया, जो संसाधन बनाया है, ठीक है, वो भी किसका हिस्सा है? तो संसाधन का एक प्रमुख हिस्सा है, ठीक है ना। घटक का मतलब हिस्सा होता है, घटक का मतलब हिस्सा। गांव में लगता है ना दो भाइयों के बीच में हिस्सा, ठीक है, एक कट्ठा खेत है, ओकरा में 2 कट्ठा हो जाता है, एगो ही बकलोला के, ये एगो ही बकलोला के, दोनों बकलोला को मिल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो घटक का मतलब होता है हिस्सा, यानी संसाधन के कौन कौन से हिस्से हैं, सबसे प्रमुख हिस्सा कौन कौन है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है ना। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन आएगा? तो प्राकृतिक संसाधन में आएगा भूमि, जल, खनिज, ये जो तीनों है, ये कौन सा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन अगर बात बोला जाए तो तकनीक यानी मशीन, जो भी जितने भी मशीन हैं वो सभी के सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो मानव संसाधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए उसका ज्ञान का होना। तो ज्ञान बहुत जरूरी है बाबू। मान के चलिए आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो डॉक्टर बनिएगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो पता लगे कि फेफड़ा का, किडनी का ऑपरेशन करना है, ठीक है ना, तो आप फेफड़ा के जगह पर चीर दिए, ठीक है ठीक है। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कौशल, आपके पास स्किल होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है, उस काम के बारे में जानकारी, नॉलेज भी होना जरूरी है, और कौशल का होना, स्किल का होना जरूरी है, ढंग होना चाहिए। स्किल, कौशल को हम लोग अपने देहात के भाषा में कहते हैं ढंग, लोग नहीं कहता है लूर ना ढंग, ठीक है ना। तो लूर होना चाहिए, ढंग होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कौशल, ठीक है ना। यानी आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम में, ठीक है, नॉलेज है तो अच्छी बात है, नॉलेज के साथ साथ अगर उसमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ रहता है ना, उस काम को करने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, अगर वो जुड़ जाए ना तो और भी बढ़िया हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए स्वास्थ्य, मनुष्य में स्वास्थ्य का होना भी बहुत जरूरी है। मनुष्य में किसका होना जरूरी है? स्वास्थ्य का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर वो भैया स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो फिर वो काम क्या करेगा, ठीक है ना। उसके पास स्किल अच्छा ही रहते हुए क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसमें स्वास्थ्य का भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अब आइए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया, संसाधन वे सभी वस्तु जो हमारे, ठीक है, जरूरतों को पूरा करती है, वे सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है हमारे लिए। सरल शब्दों में कहें तो जो चीज हमारे काम में आए वह ही क्या है? संसाधन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, बात किसने बोला था? तो जिमरमैन ने बोला था। जिमरमैन कौन थे? तो बहुत ही बड़े भूगोलविद थे। भूगोल के विषय की जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भूगोलविद कहा जाता है।
उसके बाद दूसरा वाक्य देखा जाए तो संसाधन किसी भी देश का क्या होता है, तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मेरुदंड होता है, रीढ़ होता है, वो वही मजबूती देता है देश को। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा नंबर जो लिखा है यहाँ पर, संसाधन के सबसे प्रमुख घटक, घटक मतलब हिस्सा, कौन कौन सा हिस्सा है, तो प्राकृतिक संसाधन और उसके बाद से मानव निर्मित संसाधन, ये दोनों जो है, ठीक है ना, ये संसाधन का सबसे प्रमुख घटक है, हिस्सा है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं बाबू, अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम देखेंगे संसाधन को कितने हिस्सा में बांटा गया है, संसाधनों का वर्गीकरण कितना है, इन सभी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए बाबू, संसाधनों का वर्गीकरण, देखिए संसाधन का जो वर्गीकरण है ना, वो 4 तरीके से किया गया है, 4 भागों में इसको बांटा गया है, 4 भाग में वर्गीकरण यानी 4 वर्गों में रखा गया है। एक हो गया है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब एक किस तरीके से कोई भी संसाधन है वो कैसे बनता है, ठीक है ना, उसके बनने के आधार पे, ठीक है ना, उत्पत्ति यानी कैसे किस तरीके से बना है, उसके उत्पत्ति के आधार पर उसको बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पे देखिएगा तो यह संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर देखें तो उपयोगिता के आधार पे, ठीक है ना, उपयोगिता के आधार पे मतलब आप संसाधनों को यूज कैसे करते हो, उस यूज के हिसाब से उसको कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया है। यानी एक हो गया उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा हो गया उपयोगिता के आधार पे, आप किस तरीके से उसका यूज करते हो, आप उसको उपयोग में कैसे लाते हो, उसके आधार पर बुलाया गया है। ठीक है ना, देखिए तो उपयोगिता के आधार पे 2 हो जाता है, एक हो जाता है नवीकरणीय और एक हो जाता है अनवीकरणीय। ठीक है, समझ में आ गया, एक उपयोगिता के आधार पे कितना, 2, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अब तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे मतलब कहना है कि मलिकई के आधार पे, स्वामित्व मतलब मलिकई के आधार पे, मतलब आपके पास जितना भी संसाधन है, जो भी आपके आसपास जो संसाधन आप देख रहे हो, उसमें ऐसा आपको लगता है ना कि जैसे आपका गाड़ी है, वो किस तरह का संसाधन है, तो वो संसाधन जो है अपना है। और वही बात करें ट्रेन का, ठीक है ना, तो ट्रेन किस तरह का, वो भी संसाधन है। आपके जो गाड़ी है, जो आपका जो मोटरसाइकिल है, वो भी संसाधन है, और ट्रेनवा से जो जाते हैं वो भी संसाधन है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। कैसे, तो जो आप गाड़ी से जाते हैं अपने बाइक से, तो आपका निजी संसाधन है, लेकिन वही बात अगर बोला जाए ट्रेन में, तो ट्रेन संसाधन है लेकिन वो आपका नहीं है, निजी नहीं है। तो इसके आधार पे, मलिकई के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, एक हो जाता है व्यक्तिगत और एक हो जाता है सामुदायिक और एक हो जाता है राष्ट्रीय और एक हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ इसका वर्गीकरण किया गया है, उसी को आदमी यहाँ पे बता रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो एक हो जाता है स्वामित्व के आधार पे, यानी तीसरा नंबर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पे। और स्वामित्व के आधार में कितने संसाधन आते हैं, तो 4, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब आइए देखते हैं चौथा नंबर, इसमें विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को रखा गया है। किसके आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को रखा गया है। कैसे, तो देखिए अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन सा ऐसा संसाधन है जो हमारे पास है और हमारे पास रहने के बाद, ठीक है ना, हमारे पास रहेगा तो हमारा वृद्धि तेजी से होगा, विकास तेजी से होगा। ठीक है ना, यानी हम जल्दी से अमीर बन जाएंगे। ठीक है ना, इस दुनिया में देखिए जो भी होड़ लगा है ना, सब कोई चाहता है कि हम अमीर बन जाएं, तो सारा खेला ये अमीर बनने का है। ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप पढ़ने के बाद से बढ़िया नौकरी ले सकें, और नौकरी लेने के बाद से आप पैसा कमाएं, खूब सारा पैसा कमाने के बाद से, ठीक है, आप अपने समाज में इस लायक बन जाएं कि बाकी समाज में जो गरीबी रेखा है, उस गरीबी रेखा से आप पार हो जाएं। इसी में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, पहले चैप्टर में गरीबी रेखा, उसमें आपको पढ़ाएंगे हम गरीबी रेखा क्या है। तो आप, ठीक है, आप चाहते हो कि जो समाज में जिस तरह से गरीबों को आप देखते हो, उस गरीब जैसे अभी आप मिडिल क्लास में हो, आप चाहोगे कि इस मिडिल क्लास के सीमा को तोड़ के हम थोड़ा सा अमीरों में गिनती आए हमारा। ठीक है ना, तो सारा जो प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं सब अमीर बनने की लड़ाई है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप देखिए। ठीक है, तो देखिए
विकास की स्थिति के आधार पर हम देखते हैं कि वो कौन कौन सा ऐसा संसाधन है जिसके रहने से हम अमीर बन सकते हैं, हमारा देश है या हम है वो विकास की दृष्टि पे जाएंगे, विकास करेंगे अच्छा से, ठीक है ना, डेवलपमेंट होगा हम लोग का। तो देखिए वो है संभव, ठीक है ना, विकसित, भंडार और संचित। ये 4 प्रकार के होते हैं। यह संसाधन 4 प्रकार के होते हैं जो हमें, ठीक है, विकास की ओर लेके जाते हैं। पहला हो जाएगा संभाव्य, दूसरा हो जाएगा विकसित, तीसरा हो जाएगा भंडार और चौथा हो जाएगा संचित। समझ में आ गया? अब आइए हम देखते हैं संसाधन के प्रकार। ये हो गया संसाधन का वर्गीकरण और इसके बाद हम देखेंगे संसाधन के प्रकार। यहाँ पर हम लोग संसाधन के प्रकार देखने वाले हैं। अभी हम लोग ने जो फिलहाल देखा वो संसाधन का क्या था, तो वर्गीकरण था। बात समझ में आ गया मेरे मित्रों? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देख लिए हम लोग उत्पत्ति के आधार पे, जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पे, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के आधार पे तो संभाव्य और विकसित, भंडार, संचित, 4 गो। अब संसाधन के प्रकार देखते हैं। चलिए अगला स्लाइड पे आते हैं। देखो बाबू यहां पर दिया है, आपको अभी नहीं यहाँ पे बताएं, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, जो कि पहला है, यहाँ पर देखेंगे तो पहला हो जाएगा जैव संसाधन। कौन सा संसाधन बाबू? तो जैव संसाधन हो जाएगा। देखिए ऐसा संसाधन जो जीवित हो और हमारे पृथ्वी से यानी जीव मंडल से ही हमें प्राप्त होता है, उसी संसाधन को हम कहते हैं जैव संसाधन। शॉर्टकट में कहें तो वैसा संसाधन जो जिंदा हो, जीवित हो, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पर तो मनुष्य क्या है? जैव संसाधन है। वनस्पति यानी जंगल क्या है? तो जैव संसाधन है। मत्स्य यानी मछली किस तरह का संसाधन है? तो जैव संसाधन, ये सभी के सभी जिंदा है। पशुधन यानी जो पशु है, गाय है, भैंस है, जानवर जो भी है, ठीक है, जो पालतू जानवर है, वो सभी के सभी क्या है मेरे बाबू? तो सभी के सभी हैं जैव संसाधन। समझ में आ गया? ठीक है। अब आइए देखते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन समझ गए, अब जैव संसाधन देखते हैं। उस तरह का संसाधन जो निर्जीव वस्तु के समूह में आते हो, जो जिंदा न हो। अभी बताए ना कि पहला जो जिंदा है उसको जैव कहेंगे, और जो मरा हुआ है, जो निर्जीव है, जो जिंदा नहीं है, उस तरह के संसाधन को हम कहते हैं अजैव संसाधन। यानी इसमें देखिए अजैव मतलब कि वो जिंदा नहीं है, ठीक है। जैसे चट्टान, पत्थर, भैया जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है वो किस तरह का संसाधन है? तो अजैव संसाधन है। धातु जैसे सोना, चांदी, हीरा, ठीक है ना, सोना चांदी जो होता है, ठीक है ना, वो सभी के सभी क्या है? तांबा, लोहा, पीतल, ये सभी के सभी क्या है? धातु हैं। तो धातु जो होता है अजैव संसाधन में आता है। उसके बाद से खनिज के बारे में बात करें तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले सभी प्रकार के जो तत्व होते हैं वो सभी के सभी क्या है? खनिज है। जैसे लोहा खनिज है, कोयला खनिज है, ठीक है। तो ये सभी के सभी कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। हाँ, कभी कभी पूछ देता है, इसमें आपसे पूछेगा कोयला किस तरह का संसाधन है? तो याद रखिएगा जो कोयला होता है ना वो अजैव संसाधन है। अभी ना बताएं कि कोयला जो होता है जमीन के, धरती के अंदर से निकाला जाता है तो उसको खनिज, जो भी पदार्थ धरती के अंदर से निकाला जाता है कोड़ के, उसको हम लोग कहते हैं खनन करके निकाला जाता है, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। और तो कोयला को हम लोग खनन करके निकालते हैं, इसीलिए कोयला क्या है? ठीक है, खनिज है। और खनिज जो है वो अजैव संसाधन है। तो और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कोयला अजैव संसाधन है। उसके बाद से चूना को भी जमीन से निकाला जाता है, याद रखिएगा, पत्थर को सड़ा के, ठीक है ना, चट्टान को, ठीक है, उसके बाद से चूना बनता है। तो चूना भी हम लोग का अजैव संसाधन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आते हैं दूसरा नंबर पे, बी नंबर, उपयोगिता के आधार पे, जो अभी आपको आगे दिखाए थे, वर्गीकरण किए थे ना, तो उसी में बताए थे आपको। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे अगर उपयोगिता के आधार पे, तो उपयोगी यानी यूज की दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है ना, यूज करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 तरीके का होता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। एक एक करके देखेंगे। पहले नवीकरणीय संसाधन, वो वैसा संसाधन जिसे एक बार यूज करने के बाद फिर हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है और वो कभी खत्म नहीं होता है, उस तरह के संसाधन को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन।
ठीक है। इसी को एक और ही भाषा में बोला जाता है पुनः चक्रीय। क्या कहते हैं? पुनः चक्रीय, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको एक और ही भाषा में हम लोग कौन सी कहते हैं? तब पुनः चक्रीय कहते हैं, पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, ठीक है ना, चक्रीय बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहें चाहे पुनः चक्रीय, यानी पुनः हमें फिर दोबारा प्राप्त हो जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, वैसा संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, यानी भौतिक मतलब कोड़ काट के, ठीक है ना, रासायनिक मतलब, ठीक है ना, गला वला के उसको फिर से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, यांत्रिक मतलब मशीन के सहायता से, यांत्रिक मतलब मशीन के मतलब, ठीक है, मशीन के यूज करने से दोबारा प्राप्त हो जाए, ठीक है, उसे हम लोग नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। जैसे देखिए, जैसे सौर ऊर्जा। एक बात बताइए, सूर्य का प्रकाश हम लोग एक बार दिन में हमें मिल जाता है, तो क्या फिर वो दोबारा नहीं मिलता है? एकदम मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश हमें फिर दोबारा मिलता है और जितना चाहे उतना मिल सकता है, तो इसीलिए वो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है ना, नवीकरणीय संसाधन है हमारे लिए। उसके बाद से देखिएगा आप लोग, तो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, यानी हवा जो होता है बड़ा बड़ा, ठीक है ना, जो हवा बहता है, तो हवा में देखिएगा कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं ना जहाँ पे इस तरह का पवन चक्की लगा दिया जाता है। इस तरह आप लोग देखे होंगे, फिल्मों में आप लोग देखे होंगे, बड़ा बड़ा एकदम पंखी वाला लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है ना बाबू, देखिए इस तरीके का वो नाचते रहता है, नाचते नाचते, ठीक है ना, उससे बिजली बनती है। तो एक बात बताइए, एक बार हवा आंधी वगैरह बहता है, हवा बहता है, तो क्या दोबारा नहीं बहता है? एकदम बहता है भैया, ठीक है। तो पवन ऊर्जा एक बार यूज करने के बाद से फिर हमें दोबारा मिल जाता है। उसके बाद से जल विद्युत, यहाँ पर देखिए जल विद्युत, जल दिया विद्युत, एक बार हम लोग चापाकल से जल निकालने के बाद से क्या हमें दोबारा जल नहीं मिलता है? एकदम मिलता है भैया। उसके बाद से विद्युत, देखिए जल से एक बार, आप बताइए, एक बार क्या उससे बिजली बनाने के बाद से क्या दोबारा पानी से बिजली बनाएंगे तो नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, जरूर बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो जिसे दोबारा हम प्राप्त कर लेते हैं वो हमारे लिए क्या है? नवीकरणीय है, ठीक है। जैसे वन, जंगल, जंगल हम लोग एक बार जंगल से लकड़ी लाने के बाद से, इस्तेमाल करने के बाद से क्या दोबारा नहीं मिलता है? एकदम मिलता है, ठीक है। वन्य प्राणी, क्या हम लोग एक बार मोर देख लेते हैं तो दोबारा मोर नहीं देखेंगे? एकदम देखेंगे, ठीक है। अगर उनको धरती पर से खत्म ना किया जाए तो फिर दोबारा हम लोग जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया? चलिए, वन प्राणी वही लिखा है, यानी खास करके जंगल पे ही जोर डाला है, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो नवीकरणीय संसाधन आप लोग समझ गए। अब आप बारी आती है अनवीकरणीय संसाधन समझने की। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाता है, यानी वैसा संसाधन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह संसाधन जो दोबारा हमें एक बार यूज करने के बाद से फिर दोबारा वहां से कोशिश करें कि मिल जाए, तो हमें लाख कितनों रगड़ ले, पटक ले हम लोग, लेकिन नहीं मिलेगा, घिघिया ले हम लोग, ठीक है ना, कि मिल जाए, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वह संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद से हमें दोबारा नहीं मिलता है, ऐसे संसाधन को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जिसे एक बार यूज करने के बाद से हमें दोबारा नहीं मिलता है। इसको हम लोग एगौरी भाषा में कहते हैं, ठीक है, अचक्रीय। क्या कहते हैं? अचक्रीय संसाधन। एक था पुनः चक्रीय और एक था अचक्रीय, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक था पुनः चक्रीय और एक था अचक्रीय, तो ये अचक्रीय है, यानी ये दोबारा एक बार यूज करने के बाद से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको खाना वाना में कर दिया जाए कि एक बार खिया के दोबारा बारात में नहीं खाने दिया जाए, ठीक है ना। कोनो तो होता है, सब दो बेर खा लेता है सब जाके, एक बार खा के उठ जाएगा पहले ही, और बाद फिर घूम फिर के 1-2 घंटा के बाद कोनो पाती में बैठ जाएगा आराम से, 2 बेर खा के चली जाता है सब, देखो वो खचरा होता है सब। चलिए, तो अनवीकरणीय संसाधन समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसे एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा हमें प्राप्त नहीं होता है। तो वो कौन कौन सा ऐसा संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। देखिए बाबू,
जीवाश्म ईंधन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जीवाश्म ईंधन है क्या। देखो, जब कभी ये पहाड़ है, इस पहाड़ से याद रखिएगा नीचे से निकलता है ज्वालामुखी, और यह ज्वालामुखी एकदम निकलता है इस तरीके से चपाक चपाक, ठीक है ना, बड़का बड़का इसमें से लावा निकलता है। और यह लावा में कोई मान के चलिए कोई जीव जंतु चाहे कोई पेड़ पौधा है, जैसे मान के चलिए जानवर है नीचे चल रहा है और ऊपर से लावा फूटा, इस तरीके से ज्वालामुखी फूटा और एक बड़ा सा चट्टान, ठीक है ना, लावा का एकदम मैग्मा, ठीक है ना, टहकता हुआ आग का लावा इसके ऊपर चपाक दे गिर गया, ठीक है ना। अच्छा, कस के भूकंप आया और ये धरती के अंदर उतना दूर का जमीने धस गया और ये जमीन के अंदर धस के उसी में चपा के मर गया, ठीक है ना। तो कई हजार साल के बाद ये जो जानवर है ना, कई हजार साल के बाद, ठीक है, इसका हड्डी हड्डी मांस पूरा गल उल जाएगा, उसके बाद से तेल बन के निकलेगा। कौन सी बन के निकलेगा? तेल बन के निकलेगा, जिसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। कौन सी कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। बात समझ में आ गया? मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं और अचानक से यहाँ पे भूकंप आ जाए और यहाँ का धरती फट जाए और हम उसी में समा जाए, ठीक है ना, अंदर जाएंगे, कई हजार साल करोड़ वर्षों के बाद हम जानते हैं क्या बन के निकलेंगे? पेट्रोल, ठीक है, या फिर डीजल बन के निकलेंगे और आराम से उसका आप लोग इस्तेमाल गाड़ी में करिएगा और गाड़ी पे भुरिंग भुरिंग घूमिएगा, ठीक है, समझ में आ गया? यानी धरती में दबे सभी वैसे प्राणी जो धरती में दब के मर जाते हैं और कई हजार साल के बाद से पेट्रोल बन के या फिर ईंधन के रूप में वापस निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। यानी वो जीव से ईंधन बना है, इसीलिए उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है ना। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन याद रखिएगा, अगर एक बार मान के चलिए दबा के मर गया, यहाँ पे दबा के मर गया और ये बन गया पेट्रोल, अब एक बार यहाँ से फिर से दोबारा जब वापस इसको यूज कर लिया जाएगा ना, तो यहाँ से फिर खोजा जाएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक बार इसे जमीन के अंदर से निकालने के बाद से यूज कर लिया जाएगा और फिर दोबारा यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो फिर कोशिश किया जाएगा कि यहाँ से मिल जाए, तो नहीं मिल सकता है। मच्छर लग रहा है जी बहुत, काफी ज्यादा, सब उड़ रहा है, सब देख रहे हैं, यही पूरा अपना खानदान को बुला के ला रहा है, चलो रोशन सर पढ़ा रहे हैं, पार्टी होगा, खून पिया जाएगा, इनका खून बड़ी मीठा है। चलिए, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन आप लोग समझ गए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जो होता है ये अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद से दोबारा नहीं मिलता है, दोबारा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पे संसाधन को चार भाग में बांटा गया। अभी ना बताएं आपको बाबू कि मलिकई के आधार पर, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना, इसमें नहीं है, अलग अगला स्लाइड में है। देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। स्वामित्व के आधार पे चार हो जाता है, एक हो जाता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, और तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए पहला देखते हैं, वैसा संसाधन, ठीक है ना, जिसपे किसी खास व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे बताइए? तो व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मान के चलिए मेरा मोबाइल, ठीक है ना, ये मेरा चश्मा, इस पे मेरा खास अधिकार है, हम कहेंगे कि भैया हम खरीदे हैं, ये मेरा है, ठीक है ना, किसी का नहीं है, इस पे हम अपना हक जताएंगे, कहेंगे कि हमारा है भैया, हम पैसा से किने हैं, ठीक है। तो इसलिए किस तरह का संसाधन हो गया? तो हमारा निजी संसाधन हो गया, और निजी संसाधन को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसको आप निजी संसाधन भी कह सकते हैं, और व्यक्तिगत संसाधन ये पर्सनली है हम लोग का, ठीक है ना। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनली, अपना, ठीक है ना, जिसको हमने खुद खरीदा है, खुद बनाया है, ऐसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इसी को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाता है। अच्छा, एक बात और बात, ठीक है ना,
हम इसके बदले सरकार को लगान भी देते हैं, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टैक्स देते हैं ना सरकार को। जैसे भूखंड, यानी जो हम लोग का घर है, जिस घर पे हम रहते हैं, उसका हर साल रसीद कटवाते हैं। उसी रसीदवा कटवाते हैं, कौन सी है? टैक्स तो है, ठीक है ना, टैक्स है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जो हर साल रसीद कटता है, ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपया के 50 रुपया कटता है, ठीक है ना। तो जो रसीद कट रहा है, ठीक है, वो टैक्स है। हम लोग सरकार को उसके बदले में टैक्स भी देते हैं। यानी याद रखिएगा, जब हम ये सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके ऊपर सरकार कुछ टैक्स रखती है, जो उसी में साथ ही में रहता है। जब आप सामान खरीदते हैं ना, उसमें लिखता है इंक्लूडेड टैक्स, ठीक है ना, यानी इसमें सम्मिलित है वो, ठीक है ना। जो कर होता है उसमें सम्मिलित होता है, कोई भी सामान खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर में जब हम आपको टैक्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपको उसमें बताएंगे कि कर किस तरीके से होता है, उसमें टैक्स कितना प्रकार का होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे समझ में आ गया आपको? चलिए बताइए, वैसा संसाधन जो हम लोग के खास किसी व्यक्ति का अधिकार में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर व अन्य चीजें, ठीक है ना, बाग बगीचा तालाब कुआं, ये सभी के सभी ले लीजिए, ये सब निजी संसाधन होता है, अपना पर्सनली होता है, ठीक है ना। जिसका इस्तेमाल के बदले, जिसके इस्तेमाल के बदले हम लोग क्या करते हैं? तो सरकार को टैक्स देते हैं। ऐसा संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन। चलिए अगला देखते हैं, सामुदायिक संसाधन। यहाँ पे जायदाद भी दिया है, ठीक है ना। जायदाद में मतलब कि धन दौलत आपका जो जितना भी आपके पास है, वो सभी के सभी आपका पर्सनल संसाधन हो जाता है। तो आइए दूसरा काम देखते हैं, सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जिसके ऊपर पूरे समुदाय के लोगों का हक होता है, अधिकार होता है। यानी उससे मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, ठीक है, या फिर वो अलग काला है कि गोरा है कि करिया है कि लूला है कि लंगड़ है, कोई को है। सामुदायिक, उसके ऊपर सबका अधिकार होता है, ठीक है ना। वैसे संसाधन को हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है ना। यानी उस तरीके का संसाधन जिसके ऊपर सबका हक होता है, सभी समुदाय के लोगों का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को कहते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है। देखिए, जैसे गांव का चरण भूमि, यानी गैया को चराने के लिए जो चौरा होता है, देहात में इसको लोग चौरा कहता है, ठीक है ना, और शहर के लोग इसको, ठीक है, चरण भूमि कहता है, चारण भूमि, ठीक है ना। यानी जो गाय का चारा के लिए जगह होता है उसको हम लोग चारण भूमि कहते हैं, ठीक है। और देहात में लोग इसको चौरा बोलता है। तो उस पर किसका हक होता है? सभी का होता है। जिसका गाय है खोल के लेके चराने के लिए चल देता है, लोग चलो ठीक है ना, चराने चलते हैं। उसके बाद से शमशान। एक बात बताइए, कोई भी किसी भी समुदाय के अंदर, खास करके हिंदू में, अगर कोई मर जाता है, कोई डेथ कर जाता है, तो उसका क्रिया अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? जलाने के लिए। तो उसको अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए शमशान में ले जाते हैं। तो उस पर किसी का पर्सनली हक होता है? नहीं, वो सभी समुदाय के लोगों का हक होता है। समझ में आ गया? उसके बाद मंदिर, मस्जिद, मंदिर या मस्जिद का परिसर। जो मंदिर का जो कैंपस होता है, बीच में मंदिर होता है, मंदिर के चारों तरफ देखिएगा बाउंड्री से पूरा घेराया हुआ रहता है। तो मंदिर का जो परिसर है वो क्या है? सामुदायिक है, ठीक है ना। उसको हम लोग सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन भी कह सकते हैं। यानी उसमें सभी का हक है, सभी समुदाय के लोगों का, सभी सार्वजनिक लोगों का उस पर हक होता है। उसको सार्वजनिक संसाधन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक और ही इसका नाम है जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन भी कहते हैं, ठीक है। सामुदायिक संसाधन को सार्वजनिक संसाधन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबका हक होता है, ठीक है। मंदिर, मस्जिद का परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, इन सब पे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर यानी शहर में
जो शहर के लोग होते हैं, नगरीय क्षेत्र जो यानी टाउन क्षेत्र जो होता है, टाउन एरिया होता है, उसमें आप सार्वजनिक पार्क देख सकते हैं। अब गाँव में देखिएगा तो गाँव में पार्क नहीं होता है, गाँव में सीधे चौड़ा होता है, ठीक है ना, वहाँ पे पार्क उर्क नहीं होता है। लेकिन शहर में जाइएगा तो वहाँ पे लोगों को टहलने के लिए, घूमने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए पार्क होता है। पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही शानदार शानदार वहाँ पर जगह जगह प्लेस होता है, बढ़िया बढ़िया जगह होता है जहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं। खैर हम लोग यहाँ गाँव में कह दीजिएगा पिकनिक मनाने के लिए, तब घर वाला पहले पिकनिक मनाने से पहले मुंह पूछ देगा, ठीक है ना, कहेगा पिकनिक मनाइएगा। खेल का मैदान, खेल के मैदान में आप देखिएगा तो जहाँ पे प्ले ग्राउंड होता है वहाँ पे सब कोई जाके खेल सकता है। तो शहर में ये सब देखने को मिलता है बाबू, इसीलिए इसको तो लिखा गया है नोट में करके कि नगरीय क्षेत्र में इन प्रकार के संसाधनों को, ठीक है ना, सार्वजनिक पार्क, ये सबको सार्वजनिक हम लोग कहते हैं। ऐसे शहरों में इस तरीके का जो होता है सामुदायिक संसाधन होता है, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सभी जो होते हैं, ठीक है ना, इस संसाधन के सामुदायिक संसाधन के रूप में होते हैं शहर में। लेकिन गांव में ये सब होता है, चारण भूमि, शमशान घाट, ठीक है, मंदिर मस्जिद का परिसर, सामुदायिक भवन और तालाब, ये सभी गांव में होते हैं और ये सब शहर में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, ये जब जो स्थल होता है, खेल मैदान वगैरह, मस्जिद, परिषद, गुरुद्वारा वगैरह होता है, ये सभी एकदम सर्व सुलभ होता है, इसका कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, सुलभ है, ठीक है ना, सभी के लिए। सर्व सुलभ का मतलब सभी के लिए सुलभ, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। किसके बारे में बाबू? राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसपे खास करके किसी राज्य का विशेष अधिकार होता है, वैसे संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, नेशनल रिसोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन, जिसपे किसी देश के, किसी राज्य के खास अधिकार होता है, किसी राज्य का, किसी देश के अंदर किसी कोई ऐसा राज्य है जिसका विशेष अधिकार दिया गया है कि यह संसाधन आप ही यूज कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, जैसे देखिए कानूनी तौर पे राष्ट्र यानी राज्य, यहाँ पे राष्ट्र का मतलब राज्य, ठीक है ना, राज्य, राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश के सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है, यानी वो संसाधन जो, ठीक है ना, जो राज्य को दिया गया है वो पब्लिकली जो कि अच्छा है, ठीक है ना, जनता के लिए ठीक ठाक है, वह संसाधन यूज कर सकती है, अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, ठीक है ना, समझ में आ गया। जिसपे खास किसी राज्य का अधिकार हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक बहुत ही शानदार यहाँ पे टॉपिक आता है, देखिए किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन या वन्य जीव या समुद्री जीव 200 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। आपको इसको इसके लिए इसमें मैप में आना पड़ेगा। समझिए, एक चीज आपको समझाते हैं यहाँ पर, देखिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गुजरात, और ये हम लोग का इधर से होते हुए, ठीक है ना, ये वाला जो है भारत का ये सब, ठीक है ना, इधर पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, और ये दक्षिणी हिस्सा, इसको तो पूरा दक्षिण भारत ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखो, जैसे गुजरात है, ये राज्य जो है गुजरात है, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा था कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा होता है कि समुद्र के अंदर, समुद्री क्षेत्र में, यानी ये जो जैसे गुजरात है ना, तो गुजरात के ठीक सामने समुद्र के अंदर, याद रखिएगा समुद्र के ठीक सामने, ठीक है ना, समुद्र के अंदर इसको यह अधिकार मिला हुआ रहता है कि 200 किलोमीटर तक के अंदर में,
200 किलोमीटर के अंदर में, ठीक है ना। यहाँ का समुद्र के अंदर की जो मछली है, मछली, कछुआ, या फिर यहाँ पे मान के चलिए किसी भविष्य में यहाँ पे पेट्रोल का बहुत बड़ा खनिज मिल जाता है, यहाँ पे पेट्रोल मिल जाता है, समुद्र में ही पेट्रोल मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे पाया जाता है, खनिज वगैरह कुछ भी मिल जाता है अगर, तो वो सब किसका होगा, तो गुजरात का होगा, यानी गुजरात का जो मुख्यमंत्री होगा उसके अधीन आएगा। बात समझ में आ गया। गुजरात के जो मुख्यमंत्री होगा उसके क्या होगा, वो उसके अधीन है, क्योंकि इसके राज्य के ठीक सामने है। समझ में आ गया। तो बताइए, किसी भी राज्य के सामने 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक अंदर समुद्र में अगर जो भी संसाधनें पाई जाती है, चाहे उसमें का मछली हो, चाहे उसमें का खनिज हो, चाहे उसमें का आगे चल के कोई पेट्रोलियम का कोई भंडार मिल जाता हो, ठीक है ना, कुछ भी मिल जाए, उस सभी का सभी किसका होगा, तो उस राज्य का होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। उस पर उसका हक है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये 200 होता है। ये प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में, तो पूछता है किसी भी राज्य का तटीय सीमा क्षेत्र कहाँ तक होता है, कितना एनएम तक होता है, तो 200 एनएम तक होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी भी राज्य का समुद्री तट सीमा रेखा से कितना दूर, यानी समुद्री तट रेखा यानी तट से कितना दूर तक उसका अधिकार होता है, जिसमें वो मछली पकड़े, कुछ भी करे, अगर दूसरा कोई इसमें आके एंट्री मारेगा तो उसके ऊपर तुरंत एक चार्ज लग जाएगा। मैंने मान के चलिए, सपोज दैट यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे पाकिस्तान है, देखिए चुट्टा यहीं पे है, तो ये पाकिस्तान है। अगर सोचेगा कि हम यहाँ से निकल के और यहाँ से आके यहाँ पे मछली पकड़ के भाग जाएं, ठीक है ना, तो पकड़ के इनको खींच दिया जाएगा। रीजन समझिए, यहाँ पे गुजरात सरकार जो है ना, तुरंत इनके ऊपर, ठीक है, फाइन लगाएगी। फाइन के साथ साथ जो मछली मारे रहेंगे वो सारा मछलियाँ पकड़ के रख लेगी, ठीक है ना, और जेल में भी डाल सकती है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र जो है 200 मीटर तक अंदर इधर, और 200 मीटर तक इधर, और 200 मीटर तक इधर, दोनों तरफ है, ठीक है ना। अगर इस क्षेत्र में दूसरा कोई आके अगर मछली उछली पकड़ लेता है तो उस मछली पर भी किसका हक है, तो उस राज्य का होता है। और गलती से आके वो मछली पकड़ के लेके जाएगा तो तुरंत उसको क्या कर दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, और पकड़ के बोला जाएगा कि भैया हमारे एरिया में आके, हमारे क्षेत्र के अधीन में आके तुम मछली मार के जाओगे, तुम्हारे ऊपर फाइन मारा जाएगा और जेल भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे गलती से भी इस तरह से गलती कोई नहीं करता है। तो समुद्र के अंदर भी बंटवारा है। समझ में आ गया। बताइए, कोई दिक्कत आपको? बताइए, किसी भी राज्य के समुद्री तट सीमा रेखा से कितना दूर, तो 200 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, उसके ऊपर किसका हक होता है, तो उस राज्य का होता है, ठीक है ना, जिसके सामने है वो। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यही लिखा है ना, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि खनिज, यानी वहाँ का जमीन पे या समुद्री अंदर जमीन में, ठीक है ना, खनिज, वहां से अगर कोई खनिज निकल रहा है उस पर भी, पदार्थ या जल संसाधन या वन्य जीव, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी समुद्र के अंदर पाए जाने वाला कोई अगर, ठीक है, कोई जीव है, उस पर भी किसका अधिकार है, तो उस क्षेत्र के पड़ने वाले, जो उस राज्य के सामने जो पड़ेगा समुद्र के सामने, ठीक है ना, उसका अधिकार होगा, उस राज्य का अधिकार होगा। कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक, ठीक है ना, महासागरीय क्षेत्र तक, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो बताइए, राष्ट्रीय संसाधन किसी भी राज्य के, ठीक है, वैसा संसाधन जिसपे किसी खास तौर पे किसी राज्य का अधिकार होता है, उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं। देखिए दूसरा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है तथा तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग वह, ठीक है ना, अनुसंधान या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से की राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब कि इसमें भी वही बतिया कह रहा है, ठीक है ना, कि वैसा संसाधन जो समुद्र के 200 किलोमीटर, तो याद रखिए 200 किलोमीटर तक तो किसी राज्य का हिस्सा था। अब वो 200 किलोमीटर के बाद से जो बचल जो रहेगा ना उधर, ठीक है, 200 किलोमीटर के बाद, ठीक है ना, समझिए इधर थोड़ा सा, जैसे मान के चलिए ये भारत है, ठीक है,
भारत है। तो यहाँ पर है, मान के चलिए हम लोग का गोवा है। तो गोवा के ठीक सामने 200 किलोमीटर तक, याद रखिएगा 200 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक किसका हक है? गोवा का है। लेकिन इसके बाद जो बचल क्षेत्र है ना, उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? तो उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना। ठीक है, उसका उपयोग वो लोग क्या काहे के लिए करते हैं? तो उसका उपयोग, ठीक है ना, किसी अनुसंधान के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए रॉकेट, ठीक है, उड़ा दिया सब, उसको नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए, उतारने के लिए, लॉन्च करने के लिए तो कहीं से भी कर सकता है आदमी, लेकिन जब उतारना होता है ना, तो उतारने के लिए समुद्र ही सबसे परफेक्ट जगह माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्षति बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बीचों बीच समुद्र में उतारा जाता है। उसके बाद से अनुसंधान के लिए या संस्थाओं की सहमति से, ठीक है ना, ये राष्ट्र का हक होता है, वही अनुमति देता है, जो कहता है कि जाइए भैया आराम से, ठीक है ना, वहाँ पे अपना क्या कर दीजिए, तो वहाँ पे अपना अनुसंधान वगैरह कर दीजिए बढ़िया से। तो इसके ऊपर जो हक है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। बताइए कितना समुद्र के अंदर? तो 200 किलोमीटर छोड़ के उसके आगे, यानी 300 किलोमीटर जैसे आगे जाएंगे तो उसके ऊपर जो हक बनेगा ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन कहाँ तक है समुद्र के अंदर? 200 किलोमीटर तक, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर तक का जो क्षेत्र होता है वो अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी देखिए जैसे मान के चलिए ये गुजरात है और ये भारत है, तो ये तट रेखा से, इस पूरा समुद्र के किनारा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो समुद्र के किनारे तक का जो 200 मीटर का जो एरिया होता है, 200 किलोमीटर का जो एरिया होता है, इसको उपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो अभी बताए ना कि 200 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर पूरा अधिकार होता है, तो उस अधिकार क्षेत्र को हम लोग अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर तक जो आधिकारिक क्षेत्र होता है, उसी आधिकारिक क्षेत्र को हम लोग अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, यानी उसके अंदर कोई नहीं आ सकता है, वो अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए अब आइए विकास की दृष्टि पर अगर बात करें हम लोग, विकास के स्तर पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया है? तो विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विकास के स्तर पर संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आता है संभावी संसाधन, जिसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। वे प्राकृतिक संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो है, लेकिन तकनीकी की कमी से या अन्य कारणों से वर्तमान में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। यानी समझिए उस तरह का संसाधन, इसमें संभावी संसाधन उसको कहते हैं, उस तरह का संसाधन को जिसका संभावना भविष्य में है, ठीक है ना, और वर्तमान अभी उसके पास है। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए अभी भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ऐसा कई गो ऐसा जगह है, कई गो सारा ऐसा जगह है जहां पर कोयला, ठीक है, पाने का पूरा पूरा अनुमान लगा है, लेकिन अभी उसको नहीं निकाला जा रहा है। इसके पीछे 2 कारण है, एक तो मशीन की कमी है, और दूसरा, ठीक है ना, इसमें दूसरा जो कारण बन जाता है वो वहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे खुदाई करने से सरकार रोक लगा देती है। ठीक है ना, तो एक तो हो जाता है राजनीतिक कारण और दूसरा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना, तकनीकी कारण, मशीन नहीं है उस तरह के का। ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं कि हमारे पास तो है लेकिन उसका अभी उपयोग नहीं है, कुछ ना कुछ कमी से, जैसे मशीन की कमी है और दूसरा वहाँ पे राजनीतिक कारण से वहाँ पे खुदाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं, जिसका होने का तो, ठीक है ना, प्रमाण है, लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण है तकनीकी कारण की कमी और दूसरा राजनीतिक कानूनों की कमी। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, विकसित संसाधन। वे संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, और विकसित संसाधनों के कुछ उदाहरण नदियां जैसे झील, वन, पेट्रोल और फल आदि। जैसे अब देखें दूसरा का नंबर कि विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका उपयोग, क्या हो गया, मच्छर सब बैठ जा रहा है इस पे। विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, ठीक है ना, यानी वे सब संसाधन जिसका हम लोग उपयोग अभी कर रहे हैं,
ठीक है ना, उस संसाधन को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, उपयोग विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे गुजरात, आपको हम एग्जाम्पल देके बताएं तो गुजरात सबसे इसमें अच्छा उदाहरण माना जाएगा। देखिए जो गुजरात है, ये जो गुजरात है बाबू, गुजरात का जो देखिए, गुजरात में गुजरात जो है ना, दो गो कटोरा की तरह बना हुआ है, इसका संरचना कटोरा की तरह दिखता है। तो ऊपर वाला जो इलाका है ना, इसको कहते हैं हम लोग रण, और नीचे वाले को कहते हैं सौराष्ट्र। और यहीं पे जस्ट रण के हिस्सा में यहाँ पर पाया जाता है भुज, यहाँ पर है भुज, ठीक है ना, भुज है यहाँ पर। रण में जो नीचे की तरफ जो ऊपर वाला कटोरा है ना, उस ऊपर वाले कटोरा के जस्ट नीचवा यहाँ पर देखिएगा तो ये भुज कहलाता है। तो भुज में ना आप देखिएगा वहाँ पे, तो वहाँ की मिट्टी दलदली है, वहाँ का मिट्टी जो है ना दलदली मिट्टी है। वहाँ पे अगर हम चाह के भी कोशिश करें कि घर बना दें वहाँ पे, तो घर मजबूत नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी पाया जाता है ना, बढ़िया मिट्टी नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पर इस तरीके में देखिएगा तो गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का अत्यधिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, ठीक है ना, यानी वहाँ पे बड़ा बड़ा सोलर पैनल लगाया जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बन नहीं सकता है, तो उस जगह को खाली आखिर में छोड़ने से फायदा है कि वहाँ पे सोलर फैक्ट्री लगा दिया जाए, वहाँ पर सोलर पैनल लगा दिया जाए बढ़िया तरीका से। इससे क्या होगा कि और दूसरा, गुजरात में ये जो है ना, याद रखिएगा, ये जो, ठीक है, यहाँ पे धूप बहुत तेज लगता है, ठीक है, यहाँ पर धूप इतना काफ़ी तेज होता है। जो सौराष्ट्र होता है, जो भुज होता है ना, भुज पे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब समझिए कि चाम एकदम करिया कर देने वाला घाम एकदम बिजोड़ होता है, बहुत शानदार होता है वहाँ पे, ठीक है ना। एकदम पूरा घाम में वहाँ पर घूम जाइएगा आधा घंटा के लिए तो आपको बुखार उखार सब ढलेगा। तो उस जगह पे सोलर पैनल लगा दिया गया है, और देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे किस तरीके से लगाया गया है, सोलर पैनल लगा दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो इसमें जो लाइन बनेगा, उस लाइन को स्टोर करके और आराम से हम लोग उसका विद्युत में बदल कर बढ़िया से हम लोग, ठीक है ना, सप्लाई दे सकते हैं हर घर में, हर, ठीक है ना, पूरा शहर में भी दे सकते हैं। बाकी इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग विद्युत के रूप में। बात समझ में आ गया ना। तो इससे हमें लाभ होगा, और ये हाल फिलहाल में गुजरात में किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये भी किया जाएगा, ये हो रहा है। गुजरात में बहुत बड़े पैनल लग रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत काफ़ी ज़्यादा। देखिए इन सब का पैनल जो है एक जगह ला के, इनका जो कनेक्शन होता है एक जगह ला के कर दिया जाता है, और यहाँ पे स्टोर किया जाता है। दिन भर धूप करेगा तो दिन भर का सारा एनर्जी स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद से उसको यूज करने के लिए शहर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक बस, ठीक है, समझ में आया होगा। और अगला हम लोग कल देख लेंगे, इसका जो पार्ट 2 होगा उसको कल हम बता देंगे आपको, ठीक है। तब तक आपसे हम अलविदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सबसे जय हिंद बाबू।